गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज। तो ये करंट अफेयर की सीरीज है जो हमारे चैनल पे चल रही है और यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली करंट अफेयर्स। तो आज है 9th ऑफ जनवरी 2025। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज। तो आज है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। सबको ही पता है ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हो रहा है वो रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका थीम क्या है? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ये प्रवासी भारतीय दिवस ना ये महात्मा गांधी जी जो वापस आए थे इंडिया में, तो उसको मार्क करने के लिए मनाया जाता है। इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। AFC एशियन कप, एशियन फुटबॉल कप 2027 की डेट्स आ गई हैं। 7 जनवरी से 5 फेब 2027 में होगा ये। सऊदी अरेबिया में होगा। इसके 3 सिटीज़ में कौन कौन? रियाद, जेदा और अल कुबर, इनमें होगा ये। ये क्या है कि ये मेंस का फुटबॉल चैंपियनशिप होता है। ये हर 4 साल में एक बार होता है। पहला जो फुटबॉल हुआ था, AFC एशियन कप हुआ था, वो 1956 में हुआ था। और उसमें टाइटल किसको दिया गया था, मतलब जीता कौन था? साउथ कोरिया। आगे चलते हैं। अगली अपॉइंटमेंट है वी नारायण अपॉइंट हुए हैं एज न्यू इसरो चीफ। ये सक्सीड करेंगे एस सोमनाथ जी को। अब तक ये चीफ थे इसरो के, पर अब वी नारायण बन जाएंगे। कब से टेक ओवर, कब से करेंगे? ये 14 जनवरी से। अभी क्या आएंगे? डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। ये LPSC के डायरेक्टर हैं अभी। तो 14 जनवरी से ये टेक ओवर कर लेंगे। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नितिन गडकरी जी ने अभी अनाउंस किया है नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ये ना अभी अनाउंस नहीं हुई, ये अनाउंस मार्च 14 2024 में ही होगी थी चंडीगढ़ में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके अंडर क्या है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ना मोटर की वजह से गाड़ियों से, तो उनके तहत ना 1.5 लाख रुपए पर एक्सीडेंट पर पर्सन मिलेगा। अगर ऐसे हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट का कोई केस बनता है तब 7 दिन के अंदर वो मिल जाएगा। ये पहले चंडीगढ़ में ही हुई थी, फिर 5-6 जगह इसको और बता दिया गया था कि वहाँ भी ये होगा, पर अब ये नेशन वाइड इन्होंने इसको कर दिया है और ये मार्च 2025 से नेशन वाइड लागू होने लगेगी। आगे चलते हैं। PM मोदी जी ने अभी इनोग्रेट किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड्स ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट। कहाँ पे? पुडीमा डाका, विशाखापट्टनम के पास। ये ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये हाइड्रोजन बना करेगा यहाँ पे। ग्रीन का मतलब है कि बिना कार्बन एमिशन के ये होगा अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर है। आगे चलते हैं। अब है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। किन के लिए? ST, जो ST के बच्चे हैं, ST स्टूडेंट्स के लिए ये लॉन्च हुई है। इसमें क्या है कि इसमें ना एक बार 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ध्यान रखना ये सालाना नहीं है, महीने के लिए नहीं है, पर ये वन टाइम है। एक बार दिए जाएंगे ST स्टूडेंट्स के लिए। और इसका वो क्या है कि ये मतलब जो बच्चे 9th क्लास में हैं या 11th में हैं, ताकि वो 10th में और 12th में आराम से जा सके, उनकी पढ़ाई ना रुके। और ये चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने ये इनोग्रेट किया था 11 डे का फेमस आदि मेला, तो वहाँ पे ही ये
जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट रिवाइवल। ये एक्ट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ये 46 ईयर्स बाद एनेक्टमेंट में आया है। बेसिकली ना ये 1978 का एक्ट था, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट। ये अरुणाचल प्रदेश का ही था। ये यहाँ पे अब क्यों आया है, ये क्योंकि ना अभी जो सेंसस हुआ था 2011 में, जो लास्ट सेंसस था, उसके अकॉर्डिंग ना अरुणाचल प्रदेश में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम है, मतलब वहाँ पे मेजोरिटी क्रिश्चियंस है। तो उसके और सुना होगा मिशनरीज। मिशनरीज मतलब जो क्रिश्चियनिटी का जो एक तरह से कन्वर्जन कराने के लिए काम करते हैं, उनको मिशनरी बोलते हैं। और क्रिश्चियंस के लिए ये भी सुना होगा कि में ज़बरदस्ती ऐसे कन्वर्जन कराते हैं। और अब तक ये इसीलिए नहीं आया था क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं जो ऐसे कि प्रोज एंड कॉन्स बता के कराते हैं, और कुछ था कि कुछ ज़बरदस्ती कराते हैं। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए ये अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ मिनिस्टर्स अभी भी थे ऐसे कि जो क्रिश्चियन थे। तो मैं इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, इसको वापस लाने के लिए, इसके रिवाइवल के लिए। पर फाइनली ये आ गया है 2011 के सेंसस को देखते हुए, क्योंकि इसमें 30%, 30 पॉइंट समथिंग परसेंट पॉपुलेशन सिर्फ क्रिश्चियंस की है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके लिए इसको वापस लाया गया है ताकि जो फोर्सफुल कन्वर्जन है ना स्टेट में, तो उनको रोका जा सके या उनके खिलाफ कुछ काम किया जा सके। आगे चलते हैं। मराठी लैंग्वेज को ऑफिशियली ये ग्रांट हो गई है एज अ क्लासिकल स्टेटस, इसको मिल चुका है ऑफिशियली। ऐसा नहीं है कि इसको अभी मतलब कैबिनेट ने ना इसको, यूनियन कैबिनेट ने पहले ही मतलब उन्होंने अपनी हरी झंडी दे दी थी, अपना ग्रीन फ्लैग दे दिया था कि इसको क्लासिकल जो स्टेटस है वो दिया जाए मराठी लैंग्वेज को। पर फिर पेपर वर्क बीच में कुछ आ गया होगा, इसलिए इसको ऑफिशियली जो ये स्टेटस है ना ये अब ग्रांट हुआ है। और इसके साथ असमीज, बंगाली, पाली एंड प्राकृत को भी ये अक्टूबर 3 लास्ट ईयर 2024 में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल चुका था। मतलब ये अब तक नहीं इशू हुआ था पर अब हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या है इंडिया में? 11। आगे चलते हैं। रेलवे ने अभी अनवील किया है वंदे भारत, स्पेशली डिजाइन है ये विंटर्स के लिए। जम्मू कश्मीर में कटरा श्रीनगर रूट है, उसके लिए ये स्पेशल डिजाइन की गई है। जो पता ही है कि जो वंदे भारत है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है, और ये कहाँ किसके बीच में चलेगी? श्री माता वैष्णो देवी कटरा एंड श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच में ये चलेगी। जो नॉर्थन रेलवे जोन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब उसके अंडर ये रहेगी। इसमें क्या है, ये एडवांस मतलब क्या बोलते हैं, ये डिज़ाइन करी गई है फॉर स्पेशली फॉर विंटर्स। एडवांस हीटिंग सिस्टम्स है इसमें जो प्रिवेंट करेंगे फ्रीजिंग ऑफ वाटर टैंक एंड बायो टॉयलेट टैंक्स। इनका फ्रीजिंग को ये प्रिवेंट करेंगे ताकि ये विंटर्स में भी आराम से चल सके। आगे चलते हैं। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है किसके कोलैबोरेशन में? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में ये गरुदाक्षी प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया है। ये कैसा प्लेटफॉर्म है? ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम का, टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। अभी तक क्या था कि वाइल्ड लाइफ क्राइम्स की जो रिपोर्ट होती थी तो वो ना पेज वाली होती थी कि पेपर पे वो रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करी जाएगी, पर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है गरुदाक्षी। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेट से है।
जैसे इलीगल ट्री फेलिंग होती है, या पोचिंग, या अनऑथराइज्ड एंट्री फॉरेस्ट एरियाज में बैन होती है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लाया गया है। अगली न्यूज़ है, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है इनिशिएटिव टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए ये गुणोत्सव, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका थीम क्या है? एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। और इसमें लगभग 14.11 लाख स्टूडेंट की, स्टेट के 14.11 लाख स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इवेलुएट करी जाएगी। आगे चलते हैं। तमिलनाडु के जो सीएम हैं, सीएम एम के स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया है $1 मिलियन का प्राइज फॉर डेसिफरिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट। इंडस वैली स्क्रिप्ट को जो समझ लेगा, जो बता देगा कि उसमें लिखा क्या है, उसको समझा कैसे जाता है, तो उसको $1 मिलियन का प्राइस मिलेगा। जैसा कि पता ही है, इस स्क्रिप्ट को आज तक कोई नहीं डिकोड कर पाया, तो अब इन्होंने प्राइस रख दिया है। तो अगर तुम भी इसको डिकोड कर सकते हो तो ये प्राइस तुम्हारा। अब है इंडिया की रैंक 123rd आउट ऑफ 143 कंट्रीज। ये एक नेचर एजिंग स्टडी है जो कंडक्ट करी गई है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने के रिसर्च ने ये स्टडी कंडक्ट की है कि जो रैपिडली एजिंग एजिंग सोसाइटी है ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो हर कंट्री में जैसे इंक्रीज हो रही है। जैसे जापान का भी आया था कि वहाँ पे ना यंगस्टर्स बहुत कम है, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर जैसे दिक्कत की बात तो है ही ना, कि अगर किसी कंट्री में यंगस्टर्स कम है और ओल्डर की एल्डर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है किसी कंट्री में, तो वो उसको लेके कितना तैयार है, उसको काउंटर करने के लिए, उससे डील करने के लिए कितना तैयार है। तो उसके लिए ये रिपोर्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लाई है साथ में मिलके। तो इसमें क्या है कि इंडिया की रैंक आई है 123rd। इंडिया एक यंग्स का नेशन है, क्योंकि मोर देन 50% ना, मोर देन 50% इसमें यंग लोग हैं। तो हम अभी तैयार भी नहीं है वैसे, क्योंकि 123rd रैंक है हमारी 143 में से। पर हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम अभी काफ़ी यंग लोग हैं हमारे कंट्री में, तो अभी तो ज़रूरत नहीं है हमें। और याद रखना, ये जो फर्स्ट फर्स्ट रैंक आई है ना, ये सिंगापुर की आई है, कि ये तैयार है। अगर एजिंग सोसाइटी होती है तो ये तैयार है। और जापान की क्या है, कमेंट में बताओ। चलो मैं बता देती हूँ, इसकी 15th है। चाइना की कमेंट में बता दो। आगे चलते हैं। ये है जलीकट्टू 2025। ये तमिलनाडु का इवेंट होता है, जलीकट्टू इवेंट। ये फर्स्ट इवेंट है 2025 जलीकट्टू का। तो ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ बुल टेमिंग फेस्टिवल सीजन। बुल टेमिंग फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है स्टेट में, ये उसकी बिगनिंग को मार्क करता है। तो इसमें क्या है, ये एक तो भयंकर, ये नाम इतने खतरनाक है, थाचन कुरिची इसको होस्ट करेगा फर्स्ट जलीकट्टू 2025 को। ये बुल टेमिंग स्पोर्ट होता है। ये ट्रेडिशनली तमिलनाडु में खेला जाता है एज पार्ट ऑफ पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल। और ये बहुत ओल्ड है, मतलब ये एक तरह से एंशियंट स्पोर्ट है, क्योंकि ये मोर देन 2000 ईयर्स पहले है। और इसको ये भी बोलते हैं, ये तो अलग सी स्पेलिंग है, क्या ये ट्राई करें बोलने का।
देख लेना, लगी समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। इंडिया यूएस मिलके अभी मैन्युफैक्चर करने वाले हैं इंटरऑपरेबल सोनोबायोस नेवी के लिए। ये सोनोबायोस क्या होते हैं? ये ना ऐसे इक्विपमेंट हैं जो यूज़ करे जाते हैं यूडीए के लिए। यूडीए क्या? अंडर सी डोमेन अवेयरनेस। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डीप ओशियंस में सबमरीन्स होती है ना, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए होता है ये। उनको डिटेक्ट करने के लिए सोनोबायोस का यूज़ करे जाता है। जैसा कि तुम्हें पता ही है, इंडियन ओशियन में ये जो चाइना है ये अपना कितना डोमिनेंसी ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेवल, इसकी जो नेवल फोर्सेस है में अपनी डोमिनेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको, इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए ये जो ब्रॉडर डिफेंस कोऑपरेशन है ना, ये काम करती है। इसका एम ही ये है कि जो ये चाइना की डोमिनेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ये हमारे इंडियन ओशियन में, तो इसको ये काउंटर कर सके। और ब्रॉडर डिफेंस कोऑपरेशन के कोलैबोरेशन का पार्ट है ये, जो इंडिया यूएस सोनोबायोस बनाएंगे। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ बुक से रिलेटेड है। इंडियन जीनियस, द मेटियोरिक राइज ऑफ इंडियंस इन अमेरिका। अभी ना हम बहुत देखते हैं कि इंडियन अमेरिकन, ये इंडियन, ये तो ये बहुत सीईओ बनते हैं अलग अलग कंट्रीज में, प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। तो ये बुक लिखी है मीनाक्षी अहमद ने, कि इनके बारे में बताया गया है जो इंडियन जीनियसेस हैं, जो बाहर कंट्रीज में हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। ऑथर याद रखना। अगली बुक है कर्मास चाइल्ड, द स्टोरी ऑफ इंडियन सिनेमाज अल्टीमेट शोमैन। ये कौन है? स्टोरी ऑफ इंडियन सिनेमा, सुभाष घई जी की स्टोरी है ये। और ये बुक, इसके ऑथर है सुभाष घई और सुवीन सिन्हा, याद रखना। आगे चलते हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड एट माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। जो सितंबर, G20 इवेंट कब हुआ था? सितंबर 2023। तो तब वो इंडिया ने पहली बार G20 इवेंट जो है वो होस्ट करा था। इंडिया की प्रेसिडेंसी पहली बार थी। तो इस बुक में बताया गया है कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या कैसे किया, चैलेंजेस नहीं बोलेंगे पर मतलब इन्होंने कैसे वो होस्ट किया था बेसिकली G20 प्रेसिडेंसी 2023 जो इंडिया की थी। इसके ऑथर हैं अमिताभ कंत। और अमिताभ कंत ना जो G20 था, G20 प्रेसिडेंसी थी 2023 में, तो उसके शेरपा थे और ये सर्व कर चुके हैं एज अ सीईओ ऑफ नीति आयोग। याद रखना इनका नाम अमिताभ कंत। तो ये बुक इन्होंने लिखी है। आगे चलते हैं। प्रीतीश नंदी जी, जो कि इंडियन पोइट थे, जर्नलिस्ट थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे और फॉर्मर पार्लियामेंट्रियन थे। तो ये पास्ट अवे हो चुके हैं एट द एज ऑफ 73। इनको पद्मश्री भी मिला था 1977 में और करमवीर पुरस्कार भी मिल चुका है 2008 में, 2008 में, याद रखना। इंडोनेशिया नया मेंबर बना है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है 2025 में? ब्राज़ील के पास। और इंडोनेशिया अभी नया मेंबर बना है। जो ब्रिक्स है ना, वो अपनी जो मेंबरशिप है वो एक्सपेंड कर रहा है। अभी जैसे इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया, इसमें ब्रिक्स में और कौन कौन है? इजिप्ट ने ज्वाइन किया था, इथोपिया, ईरान और यूएई ने। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट याद रखना, प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। आगे चलते हैं। जॉन ड्रामानी महामा जी ने अभी घाना के प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ग्रहण की है और ये इनका ना सेकंड टर्म है, दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बने हैं, जॉन ड्रामानी महामा। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल। Subscribe our channel Worthwhile Studies for daily current affairs.
and you should also join our Telegram channel. वहाँ पे रोज PDF मिल जाते हैं न्यूज़पेपर के, और इन वीडियोस के डेली करंट अफेयर्स के PDF भी मिल जाते हैं. थैंक यू.